नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। इस 1 घंटे के सफर में 11 बजे से 12 बजे तक हम आपको तमाम बड़ी खबरें जो है उनसे रूबरू करवाएंगे। बड़ी अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली है उस पर एक नजर डालेंगे। तो बिल्कुल अगले 1 घंटे चर्चा होगी। सबसे पहले बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी का कुवैत दौरे को ये लेकर खास चर्चा होने वाली है, जहां पर आपको बता दें आज दूसरा दिन है कुवैत दौरे का और तस्वीर में पहली खबर वही है जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी को सम्मानित भी किया जाएगा और कल भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने खास बातचीत जो है इस कुवैत दौरे में की और यहां पर आपको बता दें कि डिफेंस और साथ ही साथ ट्रेडिंग दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी और वहां पर सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय जो है भारतीय है जिनसे कल पीएम मोदी ने चर्चा भी की और यहां पर उन्होंने ये बयान दिया कि कुवैत आकर ऐसा लगा कि यहां पर मिनी हिंदुस्तान है, तो साफ तौर पर इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश में पीसीएस प्री का आज एग्जाम होने वाला है, इसकी परीक्षा होने वाली है और 2 पालियों में यानी कि 2 शिफ्ट में ये पीसीएस प्री के एग्जाम संपन्न करवाए जाएंगे। वहीं पर परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी यानी तीसरी आंख की निगरानी के बीच में ये पूरे एग्जाम होंगे, किसी तरीके की धांधली ना हो, क्योंकि पहले हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जैसे कि यूपी यहाँ पर एसआई स्कैम भी वहां पर निकलकर सामने आया तो उसमें धांधली हुई थी। इसी तरीके की खबरें फिर से ना सामने आए, तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। घड़ी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस केंद्र पर ले जाना जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सभी आईडीज जो है इन परीक्षार्थियों की चेक की जा रही है। तो बिल्कुल अगली खबर पर जो अगले 1 घंटे में चर्चा होगी वो है मोहाली में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो गिरी है। आपको बता दें बिल्डिंग के साइट पर जो है खुदाई का काम चल रहा था और डेप्थ ज्यादा होने के कारण उस साथ लगी बिल्डिंग जो है गिर गई है। आपको बता दें ये 5 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें इस पर चर्चा होगी और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है और 2 लोगों के मरने की जो आंकड़ा है वो सामने आया है और काफी ज्यादा लोग जो है मलबे में दबे हुए हैं। इस खबर पर भी चर्चा होगी क्योंकि लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। एनडीआरएफ की बात की जाए और आर्मी की बात की जाए तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन उनके द्वारा चलाया गया है। आपको बता दें साहिबजादा अजीत सिंह नगर सुहाना हॉस्पिटल के पास ये पूरा जो वाकया है वो पेश आया है, इस पर भी चर्चा होगी क्योंकि जिस तरीके से ये आज सुबह सवेरे खबर आई है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर मरने वालों की संख्या 2 है। कल एक लड़की की मौत हुई थी, अभी एक पुरुष का शव बरामद हुआ है, तो इस पर भी खास चर्चा होगी और देखना है कि क्या कुछ निकलकर यहाँ सामने आए। वहीं पर संभल के हवाले से भी बात की जाएगी क्योंकि संभल में जिस तरीके से संभल हिंसा को लेकर जो पूरी तहकीकात है वो की जा रही है, एएसआई की टीम द्वारा बड़े खुलासे यहाँ पर संभल में किए जा रहे हैं। संभल में प्राचीन मंदिर मिलने के बाद कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से एएसआई की टीम जो है वो संभल में मौजूद है, लगातार सर्वे उनके द्वारा किया जा रहा है और एक के बाद एक लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। संभल में कुएं की खुदाई में सुरंग पाई गई है और पुरानी इमारत में तहखाना होने की भी संभावना है। अभी इस पर मोहर नहीं लगी है यानी कि कुछ श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिलहाल संभावना ये जताई जा रही है कि पुरानी इमारत में तहखाना हो सकता है। 2 जेसीबी लगाकर प्राचीन बावली कुएं की खुदाई शुरू की गई है और इस दौरान जमीन के नीचे प्राचीन इमारत भी निकली है और तहखाना होने का भी अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है और तमाम तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर ये 4 बड़ी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर न्यूज रूम लाइव की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अहम खबर की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी का कुवैत दौरा आज दूसरा दिन है और आपको बता दें इससे जुड़े अपडेट्स आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे के लिए निकले थे। आज दूसरा दिन है और इसी में आज पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर भारतीय समुदाय के साथ चर्चा भी की। कुवैत के बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान जो है वो दिया जाएगा और कल पीएम मोदी ने जिस तरीके से भारतीय समुदाय को संबोधित किया था, कई सारी बातें उनकी तरफ से भारतीय समुदाय के लोग जो कुवैत में रह रहे हैं
उनको कही गई थी। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि कुवैत में जिस तरीके से हिंदुस्तानी आकर बसे हैं तो ये मिनी हिंदुस्तान जो है कुवैत लग रहा है और आज उन्हें जो है सम्मानित किया जाएगा। और आपको बता दें ये कार्यक्रम जो है बायन पैलेस है जो कि कुवैत में है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाने वाला है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो एज अ ग्लोबल लीडर वो हम इमर्ज होते हुए नजर आए हैं। और ये कुवैत के दौरे की खास बात यहाँ पर ये रही कि लोगों की तरफ से भी ये बयान आया कि 4 दशक में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो यहाँ पर आया और भारतीय समुदाय के साथ भी बात की, क्योंकि इससे पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। बीते 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई वो धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है। आज भारत दुनिया के सबसे डिजिटल कनेक्टेड देशों में से एक है। छोटे छोटे शहरों से लेकर गांवों तक हर भारतीय डिजिटल टूल्स का उपयोग कर रहा है। भारत में स्मार्ट डिजिटल सिस्टम अब लग्जरी नहीं बल्कि कॉमन मैन की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। भारत में चाय पीते हैं, रेहड़ी पटरी पर फल खरीदते हैं तो डिजिटली पेमेंट करते हैं। तो चलिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये दौरा कितना अहम रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। कैप्टन जी बताइएगा, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुवैत पहुंचे हैं, इस दौरान जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रह रहे हैं उनसे भी उन्होंने वार्तालाप की है, उनसे बातचीत की है, सीधे संवाद किया है। पहले ये बताएगा कि कितना अहम ये दौरा हो सकता है, क्योंकि बायलैटरल टॉक्स का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी वहां के प्रिंस से भी बातचीत करेंगे, कितना अहम ये दौरा रहने वाला है? भारत और कुवैत के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में खासतौर से गल्फ देशों में कुवैत का काफी ज्यादा प्रभाव है। तो भारत चाहता है कि जिस तरह से पहले भी हम करते रहे हैं, भविष्य में भी पश्चिम एशिया के देशों के साथ, अरब मुल्कों के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ हमारा जो व्यवहार है वो और भी अच्छा और मजबूत हो। इसके लिए एक रास्ता कुवैत से होके जाता है। कुवैत में भारतीय लोग जो हैं काफी बड़ी तादाद में हैं। दर्शकों को भी सुनकर आश्चर्य होगा कि कुवैत में हर 100 लोगों में से 30 भारतीय हैं। उनके यहाँ पे जो भी ट्रेड है, इंडस्ट्री है, कच्चे तेल के कुएं हैं, रिफाइनरीज हैं, और सबसे बड़ी बात है उनका जो हेल्थ सेक्टर है उसमें चप्पे चप्पे पर आपको सिर्फ भारतीय ही नजर आएंगे। कुवैत और भारत के बीच में जो ट्रेड है वो $12 बिलियन यानी करीबन 1 लाख करोड़ डॉलर होने जा रहा है, जिसमें कि भारत का निर्यात बढ़कर $2 बिलियन से $3 बिलियन होने वाला है। तो
कुवैत में भारत की रुचि इसलिए भी है क्योंकि कुवैत का एक इन्फ्लुएंस है, जितने ओआईसी देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, दुनिया भर में करीबन 56 इस्लामिक देश हैं और ओआईसी में कुवैत का खासा अहमियत है और भारत चाहता है कि कुवैत के जरिए हम ओआईसी के जितने देश हैं उनके साथ बिल्कुल कैप्टन, यहाँ पर अगर बात की जाए जिस तरीके से डिफेंस रिलेशंस पर भी चर्चा होनी है और यहाँ पर आज अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो ये भी बयान सामने आया इस दौरे में कि 4 दशक के बाद कोई प्रधानमंत्री आया है, तो यहाँ पर एक तरफ उनको गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाना, दूसरी तरफ इनके रिलेशंस ठीक होना और डिफेंस के हवाले से भी बात करना, भारत को कितना फायदा है और कुवैत को भी कितना फायदा इस बातचीत में नजर आएगा और इस दौरा जो सामने आया है उसमें नजर आएगा। जी हाँ, जहां तक भारत की बात है, भारत को डिफेंस क्षेत्र में कुवैत से काफी अपेक्षाएं हैं। इंडियन नेवी के जो शिप्स हैं वो उत्तरी अरब सागर में पेट्रोलिंग करते हैं, गल्फ ऑफ ओमान तक जाते हैं, कभी कभी एक्सरसाइज द्विपक्षीय 2 देशों के नेवीज के बीच में एक्सरसाइज होता है तो पर्शियन गल्फ में भी जाते हैं। ऐसे में भारत को वहां पर एक ऐसे पार्टनर कंट्री की जरूरत पड़ती है जहां पे कि हमारे नेवी के शिप्स रुक सकें, रिफ्यूलिंग कर सकें, जहाज में अगर छोटा मोटा रिपेयर है वो कर सकें, तो कुवैत इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है भविष्य में। एक और चीज है कि जब भारत से हमारे इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान या फाइटर विमान भी जब यूरोप की तरफ जाते हैं, जैसे रफाइल है, मिराज 2000 है, जब ये फ्रांस जाते हैं तो उनको बीच बीच में एक लैंडिंग फैसिलिटी चाहिए होती है जहां पर वो उतरकर रिफ्यूलिंग कर सके। तो ऐसे में गल्फ के कंट्रीज कुवैत जो हैं वो कभी कभी चाहते हैं कि भारत की जो हमारे मिराज 2000 जाते हैं फ्रांस में रिपेयर के लिए, राफेल भविष्य में जाएंगे रिपेयर ओवरऑल एंड अपग्रेड के लिए, तो वो कुवैत में जो लेकिन कैप्टन जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है, 5वें नंबर पर इसकी इकोनॉमी आ चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भी दावा है कि इस कार्यकाल में यानी कि मोदी 3.0 जो नई सरकार आई है उसमें 3rd नंबर पर इकोनॉमी जो है वो इंडिया की पहुंच जाएगी। मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, गल्फ कंट्रीज की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, कितना बड़ा थ्रेट इंडिया बन सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, भारत का वहां बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये है कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश जो हैं, चाहे वो सुन्नी देश हों या शिया देश हों, वो पाकिस्तान को कंट्रोल करने में, पाकिस्तान की जो आंतरिक राजनीति है उस पर इन्फ्लुएंस करने में भारत की मदद कर सकते हैं। पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो एक ही ऐसा मुल्क है मुस्लिम देश जिसके साथ भारत के रिलेशन आजादी के बाद से ही हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं, वो है पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जितने मुस्लिम देश हैं सबके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, और तो और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ भी हमारा एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल रिश्ता शुरू हो गया है। ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते ताल्लुकात हमेशा से मधुर रहे हैं। ऐसी हालत में हम चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज, खास तौर से कुवैत का इस्तेमाल करते हुए हम पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा इन्फ्लुएंस डालें कि पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों, खासतौर से कश्मीर में जो पाकिस्तान का एक एंटी भारत एजेंडा है, उसको हम कुवैत की मदद से काफी हद तक काबू में ला सकते हैं। जी बिल्कुल कैप्टन, यहाँ पर एक और सवाल उठता है, जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर अगर बात की जाए, फॉरेन अफेयर्स पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ ट्रेडिंग के हवाले से क्या लगता है कि किस तरीके से फायदा जो है वो दोनों देशों को होगा, और इसके बाद आगे की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो और रिश्ते अच्छे होते होते निकलकर सामने आ सकती है, यानी कि और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो भारत कुवैत के बीच देखे जाएंगे? यहाँ ट्रेड में दोनों ही देशों के बीच में काफी सारे द्विपक्षीय समझौते साइन होंगे। दोनों ही देश एक दूसरे को ऐसी सुविधा देंगे ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आसानी हो। MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे सकते हैं। देखिए, कुवैत जो है वो ऐसा हब बना चुका है जैसे कि पूरब में सिंगापुर है। दुनिया भर का सामान आता है सिंगापुर, वहां से भारत में आता है जी।
इस तरह से भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो भी भारत से कुवैत जा सकते हैं और कुवैत से दुनिया भर को एक्सपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के जितने व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, वो कुवैत में ही आते हैं भारतीय या दुनिया भर के सामानों को परख कर अपने देशों में इंपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा कुवैत के साथ हमारे संपर्क जो है इसरो लेवल पर, हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसको दुनिया भर में करीबन 12 या 14 देशों में मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करना है, जहां पे कि हमारे रेडार एंटीना होंगे जो कि स्पेस में भारतीय जो सैटेलाइट्स हैं उनके साथ। ठीक है कैप्टन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे को लेकर बात की जाए तो खास ये दौरा होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक तत्व पर बात होगी या हर एक टॉपिक पर बात की जाएगी, जहाँ पर डिफेंस हो, ट्रेड हो या फिर और रिलेशंस को लेकर बात की जाए या फिर डिफेंस के हवाले से खास तौर पर लैंडिंग इश्यूज को लेकर बात की जाए, तो पूरा समीकरण जो है इस दौरे का बनेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री एज अ ग्लोबल लीडर इमर्ज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां पर बात की जाए यूपी की, तो आपको बता दें वहां पर परीक्षा जो है होने वाली है और इसको लेकर बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। तो आपको बता दें फिलहाल यहां पर सोपोर खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी जो है मिली है। 2 आतंकियों के सहयोगियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। यहाँ पर आतंकवाद के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको बता दें सुरक्षा बल सेना जो है लगातार आतंकवाद के खिलाफ ये अभियान चला रही है और आतंकवाद का खात्मा करने के लिए, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही है, जिसमें ये बड़ी कामयाबी मिली है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए, सोपोर में 2 व्यक्ति जो है गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे भारी मात्रा में गोला और बारूद बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर आपके सामने, ये वही 2 यहाँ पर व्यक्ति हैं जिन्हें की गिरफ्तार किया गया है सेना द्वारा। पिस्तौल इनसे बरामद की गई है, गोला बारूद बरामद किया गया है और भी काफी सारी कुछ सस्पिशियस जो चीजें हैं वो बरामद की गई हैं। जिला बारामूला के सोपोर से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर सोपोर में आतंकियों के 2 सहयोगी यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है, इनका नेटवर्क जो है पूरे जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, जहां पर टेररिस्ट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने ये है किस तरीके से इस OGW नेटवर्क को तोड़ा जाए। तो बिल्कुल अधिक जानकारी लेंगे इस मामले को लेकर। इरशाद भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इरशाद, बताइएगा क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि आतंकवाद की अगर बात की जाए 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, गोला बारूद बरामद किया गया है, किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था और उसे नाकाम किया गया है। देखिए, बिल्कुल सोपोर के इलाके की बात करें, जहाँ पे कल जो है एक नाके के दौरान जो है इन 2 OGWs को जो है गिरफ्तार किया गया। इनकी टेबल से जो है काफी तादाद में रिकवरी भी सामने आई है। इसमें बाकायदा तौर पर यह बताया जाता है पिस्टल के साथ साथ ग्रेनेड, चाहे मैगजीन, चाहे दीगर जो पैसे हैं वो रिकवर किया गया। फिलहाल जो है जांच सोपोर पुलिस की जानिब से लगातार जारी है, क्योंकि बताया जाता है कल जो है 32 राष्ट्रीय राइफल्स यानी कि 32 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ दीगर जो वहाँ पे फौज है, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, उनको ये इत्तला मिली थी कि ये इस नाके की ओर आ रहे थे। जो ही ये नाके के पास पहुंचे और उसी वक्त जो है इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये जो नाम सामने आए, जो 2 सस्पेक्ट्स यानी कि जो OGWs हैं, जो अलग अलग इलाकों से जो है ताल्लुक रखने वाले, और बाकायदा तौर पर इनके जो नाम सामने आए हैं, रशीद अहमद भट्ट सनाब गुलाम मोहम्मद भट्ट और इसके साथ साथ साजिद इस्माइल हुरू सनाब मोहम्मद इस्माइल हुरू, ये अवंतीपोरा, ये माफ कीजिएगा बिजवार के रहने वाले हैं। और बाकायदा तौर पर इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, क्योंकि जो नजदीकी थाना है वहाँ पे केस भी दर्ज किया गया और तहकीकात जो है वो लगातार जारी है। सामने ये है कि OGW का जो यहाँ पर एक नेटवर्क है, जो जाल ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, वो सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने है। इसके अगेंस्ट किस तरीके से काम किया जा रहा है फिलहाल अभी सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा?
की बात करें, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे जो मिलिटेंट की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है या तो वो इनकाउंटर में जो है मारे जाते हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ पे अंजाम दिए गए। चाहे हम सोपोर इलाके की बात करें, क्योंकि रिसेंटली आपको पता ही है, क्योंकि सोपोर का जो नजदीकी इलाका है वहाँ पे अलग अलग इनकाउंटर में जो है तकरीबन 2-3 मिलिटेंट जो है वो हलाक किए गए। चाहे हम बांडीपोरा की बात करें या इसके साथ साथ कुपवाड़ा के अपर रीचर्स के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है चाको चौबंद है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन बिड को जो है हर हमेशा यहाँ पे नाकामयाब किया जाता है, और गिने चुने कुछ ठीक है मिलिटेंट्स हैं इरशाद। वो सरहद के इस पार। ठीक है इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ सोपोर की अगर बात की जाए, यहाँ पर 2 लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं, जहाँ पर भारी गोला बारूद भी उनसे बरामद किया गया है। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे को लेकर बातचीत कर रहे थे, तो वो भारतीय श्रमिकों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए। आईटीआई में કર્યું આઈટીઆઈ में કર્યું અચ્છા અને અહીંયા કામ મળી ગયું કામ મળી ગયું અચ્છા તો બા બાપુજી બધા નવસારીમાં રહે છે કે આજુબાજુ ગામડામાં રહે છે ગામડામાં જ તો આ બધાને કેમ છો કે બોલતા શીખવાડ્યું કે નહીં બધાને શીખવાડ્યું ને કેમ છો હા અને ઢોકળા ખાતા શીખવાડી દીધા હશે હા प्रधानमंत्री को मेरे हार्दिक प्रणाम है। बाबू जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। आप कहाँ से हैं उड़ीसा में? जी मैं उड़ीसा से गंजाम जिला से हूँ। मेरा परिवार में मेरे माता पिता, मेरा भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी सब रहते हैं। मैं इधर कुवैत में 16 महीना हुआ आने में। पहली बार मैं ये विदेश में आ रहा हूँ। कॉल्सपिक ने मेरे को मौका दिया अपने साथ आके काम करने के लिए। और क्या काम करते हैं? जी मैं इधर कॉल्सपिक में मेटल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और वहाँ पर पढ़ाई कहाँ की? जी मैं गंजाम में खलीकोट में पढ़ाई किया था। आपने जो उड़ीसा को इतना बड़ा मौका दिया है, वो प्रवासी भारत दिवस मनाने के लिए जो इतना बड़ा मौका दिया है, इस वजह से हमारा उड़ीसा अपना इतिहास और अपना संस्कृति को पूरा विश्व के सामने दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद है। और तो आपको पता है कितना बड़ा होने वाला है अवसर? जी 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 बहुत हाँ। जी बहुत पता है मेरे को, और इसके लिए एक उड़िया से तरफ से आपको कोटि कोटि नमस्ते है। जय जगन्नाथ। भारत अभी इतने आगे जा रहा है कि इसका पीछे जानना पड़ेगा किसका हाथ है। 140 करोड़ देशवासियों का पसीना है, जिसके कारण देश आगे बढ़ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक लीडर चाहिए, हाँ। करने के लिए एक लीडर चाहिए जो सबको लेके। आपको मालूम है आज भारत प्रगति कर रहा है, उसमें आपका भी योगदान है। आपको पता है? आपको लगता होगा हम तो 10 साल से यहाँ आ गए, 5 साल से आ गए। हमारा क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी जी, आज वो हमारे श्रमिक बंधु, हमारे प्रोफेशनल्स जो विदेशों में रहते हैं, वो जो पैसे अपने परिवार को भेजते हैं ना, वो भेजने का अमाउंट जो है दुनिया में हम टॉप पर आ गए अब। तो ये आपका योगदान है, जिसके कारण देश प्रगति कर रहा है। तो इसलिए आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपके जो पसीने का पैसा वहां पहुंचता है ना, तो वहां की प्रगति में उसकी भी महक होती है। कहां से हो? यूपी से, गोरखपुर से सर। गोरखपुर से? कुशीनगर जिले से सर। कुशीनगर से जी। घर तो में आपको तो एयरपोर्ट मिल गया है? जी सर, एयरपोर्ट मिल गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। एयरपोर्ट मिल गया है, 4 लेन हाईवे मिल गया है। चाहते हैं कि पूरा भारत आगे जाए, पूरे भारत के बच्चे बच्चे का सोच बढ़े, विचार बढ़े, ताकि आगे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर सके, चाहे दुनिया हो चाहे अपने देश के लिए ऐसे ही नाम रोशन करे। जैसे चंद्रमा पे अपने इसरो के लिए भेजा गया था सर, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफल हुआ। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर अपने देश का। अच्छा, चंद्रयान का जब सफलता मिली तो आप लोग क्या कर रहे थे? हैं, यहाँ खुशी मना रहे थे? जी सर। हैं सब लोग। और सर हम चाहते हैं कि जैसे अपना कुंभ का मेले की बात करें सर, तो मैं चाहता हूं कि अपने माता पिताजी को इस कुंभ में शामिल करें हम, क्योंकि ये 12 साल के बाद मौका मिला है
और हम तो नहीं जा सकते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने माता पिता जी को शामिल करें ताकि आपको भी दुआ मिल सके सर। यहाँ पे हाईलाइट हम देख रहे होंगे सर, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि आज घर में बता दिया था। जी सर, बता दिए हैं। तो आज भी सब घर में टीवी पर बैठे होंगे। जी सर। और सबसे बड़ी बात की सर, राम मंदिर जो कभी जीवन में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो दर्शाएंगे आप, लेकिन तभी ना नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय श्रमिकों से सीधे संवाद करते नजर आ रहे थे। इसी बीच अगली बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर, आज पीसीएस प्री की परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने वाली है। कर तमाम इंतजाम हो चुके हैं। 2 शिफ्ट में आज एग्जाम होंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। 2 अलग अलग शिफ्ट, यानी कि एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट, 2 शिफ्टों में ये एग्जाम होने वाले हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर जो हॉल है उसके बाहर भी कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो यहाँ पर परीक्षार्थी चेक की जा रही हैं। और अगर हम बात करेंगे घड़ियों की, मोबाइल फोन्स की या फिर अन्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको अंदर ले जाने में सख्त मनाही यहाँ पर की गई है। परीक्षा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सकुशल संपन्न करवाने के लिए तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी भी पहुंच चुके हैं और ये परीक्षार्थियों की चेकिंग सही ढंग से जो पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है वो कर रही है। परीक्षा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और जो पहली पाली होने वाली है, जो प्रथम पाली जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगी। वहीं पर जो दूसरी पाली होने वाली है, जो सेकंड शिफ्ट होगी, वो दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये एग्जाम होने वाला है, ये परीक्षा होने वाली है। यानी कि 2 अलग अलग फेजेस में ये एग्जाम होगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा और सुबह 9:30 से लेकर 11:30 और जो होगी जो इवनिंग शिफ्ट रहने वाली है वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर सीसीटीवी कैमरास वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि तीसरी आंख की निगरानी के लिए वहां पर जो है वो पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं अमेठी से, कुलदीप सिंह। कुलदीप, बताइएगा किस तरीके से वहां पर जो पुलिस बल मौजूद है, किस तरीके के इंतजाम वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है पहले भी उत्तर प्रदेश में कुछ धांधलियां हो चुकी हैं एग्जाम्स में, इस बार किस तरीके की और ज्यादा अच्छी तरीके से तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए तो जिले में उत्तर प्रदेश के एग्जाम हो चुका है और खत्म होने में महज कुछ ही मिनट बचे हैं। बात की जाए तो कुल 12 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पे 350। तो बिल्कुल आपको बता दें यहाँ पर परीक्षा पर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है और यहाँ पर 75 जिलों में ये एग्जाम सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ सुबह सवेरे से ही शिफ्ट जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रॉपर चेकिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है 1331 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, बताइएगा परीक्षाओं को लेकर कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि 1331 सेंटर्स है तो सब में सुरक्षा तैयारियां ताकि किसी तरीके की चीटिंग ना हो, किस तरीके से की गई? बिल्कुल, देखिए रूपाली, लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 1331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ 5,76,154 जो अभ्यर्थी हैं वो आज परीक्षा देंगे। पीसीएस परीक्षा है उसमें सुबह 9:30 बजे से परीक्षा शुरू हो चुकी है और जो पहली पाली है, पहला फेज है, वो परीक्षा अब कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगी कि 11:30 परीक्षा होगी। इसमें सामान्य अध्ययन की परीक्षा। दूसरे फेज की बात करें तो दूसरा फेज 2:30 बजे शुरू होगा और 4:30 बजे तक दूसरे फेज की परीक्षा होनी है, जिसमें सीसेट का एग्जाम होगा। तो आज जो है पीसीएस प्री का जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में, जिसको लेकर बेहद कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि लोक सेवा आयोग और प्रशासन के पास कड़ी चुनौती थी। आरओ परीक्षा में पेपर लीक के बाद सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है।
और इसको लेकर कहीं न कहीं जिस तरह से कड़े इंतजाम किए गए, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी चेकिंग, मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और नोडल सभी परीक्षा केंद्रों का जायजा ले रहे थे और अब सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम जो है सुरक्षा किए गए थे। पहली और जो पाली जो पेपर है वो खत्म होने वाली है, 11:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। कुछ ही मिनटों में परीक्षार्थी जो है वो अब केंद्रों से बाहर आ जाएंगे। दूसरी पाली को लेकर किस तरीके से इंतजाम है और अब पहली पाली में किस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी? बिल्कुल, देखिए शिवपन, पहली की परीक्षा जो है कुछ ही मिनट में अब जो है समाप्त होने वाली है। अभी तक जो है वो परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, लेकिन अब जो दूसरी पाली है वो 2:30 बजे शुरू होगी। उसको लेकर भी कड़े इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं और 3 रंग की OMR सीट जो है वो अभ्यर्थियों को दी गई है, जिसमें जो गुलाबी रंग की OMR सीट है वो आयोग को जाएगी और इसमें हरे रंग की जो OMR सीट है वो नोडल अधिकारी जो है कोषागार में संरक्षित करेंगे और नीले रंग की जो OMR सीट है वो अभ्यर्थी अपने साथ ले जाएंगे। तो कड़े इंतजाम और जिस तरह से सुरक्षा केंद्रों पर पहले से जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, घड़ी या फिर तक जो है छात्राएं जो है महिला अभ्यर्थी उनसे निकलवा ली गई। तो साफ तौर पर प्रशासन बेहद सजग है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी कि कहीं भी। कुलदीप भी हमारे साथ जुड़ चुकी, जानकारी लेंगे कि किस तरीके का वहां पर माहौल है। कुलदीप पे किस तरीके की तैयारियां हैं और इस बार परीक्षा की अगर बात की जाए तो ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा जरूरी है? जी बिल्कुल, बात की जाए तो अमेठी में रूपाली जो है पहली पाली की परीक्षा समाप्त होने में अब चंद मिनट ही बाकी हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और परीक्षा केंद्रों के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। परीक्षार्थी जब परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो उनकी गहन छानबीन की गई है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, ब्लूटूथ, ऐसे कई सामान है जिनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। तो जाहिर सी बात है, सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक नहीं की जा रही है और पूर्व में जिस तरह से परीक्षाएं लीक हुई हैं उसको लेकर भी प्रशासन सजग है और अमेठी के डीएम और एसपी खुद लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कुल जनपद में 12 ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर PCS का एग्जाम चल रहा है। तो लगातार देखा जाए तो अधिकारी जनपद के भ्रमणशील हैं और परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी संख्या में या ये कहें कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल या और मजिस्ट्रेट जैसे कई अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार निगरानी परीक्षा केंद्रों पर बनाए हैं कि कहीं से भी कोई चूक होनी ना पाए और परीक्षा को सकुशल और ट्रांसपेरेंसी के साथ संपन्न कराई जाए। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अमेठी से कुलदीप यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से परीक्षा के कड़े इंतजाम के। पंजाब से बड़ी खबर, मोहाली में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक हादसा हुआ है जहां पर हादसे में मृतकों की संख्या अब 2 पहुंच चुकी है। इस हादसे पर पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम ने फोन पर अफसरों से जानकारी ली है, वार्तालाप किया है, बातचीत की है और इसी बीच पंजाब के मोहाली में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से कई लोग इसके मलबे के नीचे फंस जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मृतकों की संख्या 2 है, काफी ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये संख्या बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल सीएम भगवंत सिंह मान जो है उन्होंने कड़ा संज्ञान इस पूरे मामले में लिया है। पूरी इस हादसे की जानकारी उनके द्वारा ली गई है और साफ तौर से कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद जो है वो इन मृतकों के परिजनों की जाएगी, जो घायल यहाँ पर लोग हैं उनकी भी की जाएगी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। SDRF की टीम्स, NDRF की टीम्स जो है मौके पर पहुंच चुकी है। मोहाली के एक गांव सुहाना के अंदर बीती दिन बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। हम कह सकते हैं कि कल देर शाम को एक लड़की का शव बरामद किया गया था जिसकी पहचान 20 वर्षीय दृष्टि के रूप में हुई थी और वो हिमाचल की रहने वाली थी। लेकिन अभी आज सुबह के रेस्क्यू ऑपरेशन में एक और शव बरामद किया गया है। जो उस लड़के का नाम अभिषेक बताया जा रहा है, उसका डेड बॉडी जो है वो NDRF ने बरामद कर ली। इस वक्त हम सुहाना के अंदर मौजूद हैं, उसी गाँव के अंदर जहाँ पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरी है और तस्वीरें हम आपको सीधी सुहाना गांव की उसी घटना से दिखा रहे हैं जहां पर ये 3 मंजिला जिम और जो PG की इमारत कल देर शाम करीब 5 बजे यहाँ पर ये इमारत गिरी थी। और देख सकते हैं तस्वीरें, NDRF सेना की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है, NDF के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सबसे पहले कैमरामैन को कहूँगा, तस्वीरें ये बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं UGV मशीनें इनको कहा जाता है, JCB मशीनें, जिसके जरिए अब
पत्थर भारी जो मलबा है उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और तस्वीरें में जो आप देख सकते हैं कि अभी 2 बड़े जो लैंटर हैं वो ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इनको उठाया जाना बाकी है। और इसके नीचे अब देखना होगा कि और कितने लोग जो हैं वो दबे हुए हैं जिनको निकाला जाना बाकी है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अभी भी 3 से 4 लोग जो हैं वो इस मलबे के नीचे हो सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े पत्थर हैं, भारी मलबा है और ये मलबा हटेगा तब ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार इस हादसे के अंदर कितने लोग अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं। लेकिन तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो टैंकर हैं, क्योंकि अंदर सीवरेज का पानी देखिए बहुत ज़्यादा मौजूद है और उसको निकालने के लिए भी यहाँ पर जो टीमें हैं की गई हैं। और ख़ासतौर पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, सेना के जवान यहाँ पर जो हैं वो डटे हुए हैं और लगातार पिछले करीब 17 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और आने वाले समय तक ये बड़े बड़े पत्थर नहीं हटाए जाएंगे तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की टीमें, क्योंकि हाई अलर्ट पर रखा गया था स्वास्थ्य विभाग की टीमों को, और साथ साथ फायर ब्रिगेड यहाँ पर उनकी यहाँ पर मौजूद है टीम, और खासतौर पर नगर निगम के जो ट्रैक्टर आप देख सकते हैं जो मलबा हटाने के लिए वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और इससे पहले एम्बुलेंस जा चुकी है क्योंकि शव बरामद किया गया था अभिषेक नामक लड़के का, वो अंबाला का रहने वाला है बताया जा रहा है, उसका शव बरामद किया। लेकिन अब एक बार फिर रेस्क्यू जो है वो तेजी से शुरू कर दिया गया है। बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल करीब 5 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था और देर रात को इस घटना को लेकर मोहाली पुलिस ने जो जिम के मालिक हैं 2 भाई, उनके खिलाफ एफआईआर जो है धारा 105 के तहत जो है वो एफआईआर भी दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई कहीं ना कहीं अब की जा रही है। तो जहां तक इस पूरी बिल्डिंग का सवाल है तो बताया जा रहा है कि कमर्शियल बिल्डिंग ये थी और यहाँ पर शायद इसकी मंजूरी भी नगर निगम से नहीं ली गई थी, क्योंकि पूरा ये रेजिडेंशियल इलाका है। एक ही यहाँ पर ये बिल्डिंग थी जो कमर्शियल कामों के लिए यहाँ पर की जा रही थी। जिम था, यहाँ पर पीजी बना हुआ था जिसमें लड़कियां रहती थी। और नगर निगम को लेकर भी अब देखना होगा कि क्या वो इस पूरी बिल्डिंग को लेकर या फिर इस सोहाना गांव के अंदर और भी जो पीजी या इस तरीके से कमर्शियल बिल्डिंग है उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, उन पर आगे की क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो लोगों का कहना है कि इस इलाके के अंदर तंग गलियों के अंदर कई ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग है जो अवैध रूप से जो चलाई जा रही हैं और उनका परमिशन नगर निगम की तरफ से नहीं लिया गया। ये देखिए नीचे डॉक्टर की यहाँ पर जो टीमें हैं उनकी भी बकायदा यहाँ पर तैनाती की गई है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जिंदा निकलता है, सांस है, तो उनको तुरंत मेडिकल सहूलत दी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट यानी कि यहाँ पर आईसीयू की जो एम्बुलेंस है उसको भी तैनात यहाँ पर कर दिया गया है, ताकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जिसकी सांसें चल रही होंगी तो तुरंत उसको आईसीयू की प्रॉपर जो सपोर्ट है वो मौके पर दी जा सके। और यही कारण है कि तमाम इमरजेंसी जो कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स होते हैं उनको यहाँ पर अप्लाई किया गया है। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरें, क्योंकि ये बड़ा पत्थर हटने के बाद करीब ये तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि आखिरकार मलबे के नीचे और कितने लोग नीचे दबे हुए हैं। क्योंकि ये बड़ा पत्थर जैसे ही हटेगा तो इसके नीचे ही कहा जा सकता है कि कुछ और लोगों के दबे होने की जो उम्मीद जो है, आशंका जो है वो जताई जा रही है। और जैसे ही ये पत्थर पूरी तरीके से यहाँ से हटा लिया जाएगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगभग जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो सेना के जवान डटे हुए हैं और किसी भी वक्त ये रेस्क्यू जो है, ये पत्थर हटने के बाद वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगभग कहीं ना कहीं मुकम्मल होता नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही की वजह 2 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन पिछले करीब 17 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार आगे भी जारी है। कैमरामैन विकास के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, मोहाली। तो जहां पर तस्वीरों में आपने साफ देखा किस तरीके से मोहाली में अभी फिलहाल भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। एम्बुलेंस और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। साफ तौर से आपने एम्बुलेंस की तस्वीरें भी देखी। वहीं पर दूसरी तरफ
क्रेन्स की मदद से जो पूरा का पूरा मलबा है उसको उठाने का कार्य किया जा रहा है। अभी फिलहाल मृतकों की संख्या 2 है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, बात संभल की भी होगी, जहां पर एएसआई की टीम का संभल का सर्वे जो है वो आज भी देखने को मिल रहा है। आज तीसरा दिन है और संभल में प्राचीन मंदिर मिलने के बाद बड़े खुलासे भी सामने आए हैं। बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पर लगातार जो खुलासे सामने आए हैं, ये निकलकर सामने आया है कि संभल में कुएं की खुदाई में एक सुरंग मिल चुकी है और इस सुरंग में क्या कुछ मिला है वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल पुरानी इमारत में तहखाना होने की भी संभावना जताई जा रही है। प्राचीन मंदिर मिलने के बाद बड़े खुलासे, जहां पर एक कुएं की खुदाई हुई थी, उसमें से अलग अलग मूर्तियां, खंडित मूर्तियां जो है वो प्राप्त की गई थी, जिसके बाद आज एएसआई की टीम का तीसरे दिन भी ये निरीक्षण, ये सर्वे जो है संभल में जारी है। संभल के चंदौसी में शनिवार शाम कुएं की खुदाई के दौरान सुरंग मिली है और 2 जेसीबीज यहाँ पर लगाए गए हैं और लगातार प्राचीन बाबली कुएं की खुदाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान जमीन के नीचे प्राचीन इमारत निकली है और तहखाना होने का भी अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। पूरी संभावना यह है कि इस इमारत के नीचे तहखाना भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल एएसआई की टीम जो है वो लगातार काम कर रही है। लगातार संभल में सर्वे का काम जो है वो जारी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं लगातार पुलिस बल भी उन एएसआई के जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनके साथ मौजूद है, क्योंकि एकजुट होकर काम किया जा रहा है। ये संभल मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और इस पूरे मुद्दे में लगातार जो नए खुलासे हैं वो भी होते नजर आ रहे हैं। विजेंद्र सिंह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता सीधे संभल से ग्राउंड जीरो से। विजेंद्र, बताइएगा अभी की क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जहां पर आज तीसरा दिन है, एएसआई की टीम का सर्वे आज भी जारी है, क्या कुछ नई अपडेट सामने आई है? विजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? मंदिर का मामला था। हाँ, मुझे आवाज आ रही है? जी बताइएगा। हेलो, मैं आपको बता दूं 14 दिसंबर के बाद जिस दिन से शिव प्राचीन मंदिर का मामला सामने आया था, उसी दिन से लगातार संबल प्रशासन खुलासे पर खुलासे 3 स्थलों को लेकर कर रहा है। कूपों का खुलासा हो या मंदिर का खुलासा हो, भगवान कार्तिकेय का खुलासा या फिर राधा रानी मंदिर का मामला करातरीन में आओ। अब आपको बता दें चंदौसी में ये मामला लक्ष्मणगंज में सामने आया है, जहाँ पर बावली कुएं नाम से ये 3 जो स्थान है लगातार यहाँ से कल से खुदाई चल रही है और एएसआई की टीम भी लगातार संभल में गोपनीयता बरतते हुए अपना काम कर रही है और 3 स्थलों पे जो कार्बन डेटिंग है उसको लगातार की जा रही है। यहाँ पर विजेंद्र, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार दोबारा से चेक कीजिएगा क्योंकि कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर फिलहाल आप देखिए तस्वीरें आपके सामने है, जहाँ पर कुएं की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार एएसआई जो है वहाँ पहुंची, सर्वे जो है किया जा रहा है। आपको बता दें आज जिले के कलेक्टर जो है वहां पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचेंगे और यहां पर सुरंग और बावड़ी जो है वो भी मिली है। विजेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, दोबारा से विस्तार से बताइएगा, जो एएसआई का सर्वे चल रहा है और यहां पर खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। में एएसआई की टीम जो है लेटर लिखा गया था और एएसआई की टीम भी 3 दिन से लगातार संभल में है और गोपनीयता बरतते हुए जो तीर्थ स्थल है उनका सर्वे किया जा रहा है। कार्बन डेटिंग हो रही है, चाहे वो अमृत कूप हो, कृष्ण कूप हो, कल्की मंदिर हो या फिर शिव प्राचीन कार्तिकेय और पार्वती मंदिर हो या सरातरीन में राधा रानी मंदिर हो। लेकिन लक्ष्मण उसी में मामला सामने आया है, जहाँ पर बावली कुएं नाम से प्रसिद्ध ये स्थान, यहाँ पर खुदाई हो रही है। 4 कमरे नुमा यहाँ पर एक बिल दे रही है, जो 4 कमरे नुमा जगह है वो अंदर निकली है, क्योंकि यहाँ के जो राजस्व लेखपाल थे उन्होंने जिला अधिकारी को अवगत कराया था। 253 नंबर ये गाटा संख्या है कि यहाँ पर 30 तालाब बताया जा रहा है। तालाब की खुदाई के अंदर तहखाना हो सकता है, लेकिन खुदाई चल रही है, अभी खुदाई बरकरार जा रही है। अधिकारी जो है वो वहां पर मौजूद है तो लगातार इस चीज में लगे हुए हैं और सुरंग भी बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं, जब संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करता था तो जो बुजुर्ग थे उनका कहना था कि पृथ्वीराज चौहान सुरंग के रास्ते दिल्ली पहुंचे, लेकिन वो बात कितनी सही है अब देखने में ही आएगा जब खुदाई बरकरार चलेगी। लेकिन संभल प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है। ठीक है विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विजेंद्र यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे। संभल में एएसआई की जो टीम है अभी भी मौके का निरीक्षण कर रही है, पूरे इलाके का निरीक्षण कर रही है, मौके पर मौजूद है और पुलिस बल भी उनके साथ वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि इंतजाम होना
काफी अहम है, क्योंकि हमने देखा था कि संभल में हिंसा जो है वो इसी एएसआई की टीम के सर्वे के दौरान देखने को मिली थी। 4 से 5 लोगों की जान भी गंवानी पड़ी थी। लेकिन इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अगली बड़ी खबर की जानकारी आपको देंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें, इसी में दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल के खिलाफ केस जो है वो चलाया जाएगा। आपको बता दें, एलजी ने ईडी को केस की मंजूरी दे दी है। तो साफ तौर पर अब आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी और एलजी जो है पूरे तरीके से पलटवार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अब सियासी संग्राम एक बार फिर से छिड़ता हुआ नजर आएगा, जहां पर शराब नीति घोटाले में ईडी को केस चलाने की मंजूरी जो है वो मिल गई है। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी इसमें बयान जो है वो दिया है और उनकी तरफ से ये कहना है कि अगर इजाजत मिल गई है तो कॉपी जो है वो दिखाई जाए। यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें, 5 दिसंबर को एलजी से केस चलाने की अनुमति जो है वो मांगी थी ईडी ने, और अब ईडी ने मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर अब सियासी बवाल फिर से नजर आएगा, क्योंकि पहले जिस तरीके से ये देखने को मिला कि इस शराब घोटाले में कई और नेता भी जो थे उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। तो अब मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी में सीएम आतिशी ने क्या कुछ कहा है अपने अकाउंट एक्स पर, देखिए। तो आपको बता दें कि आतिशी जो कि सीएम है दिल्ली की, अभी फिलहाल वो सीएम है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। ये खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने, मुद्दों से भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से ये साजिशें बंद करने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि सच सामने लाया जाए। ये तमाम वो जो अल्फाज हैं, जो यहाँ पर वर्ड्स हैं, वो आतिशी ने अपने ऑफिशियल एक्स पर लिखे हैं। मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जिन्हें की जेल भी जाना पड़ा था, उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि अगर एलजी सक्सेना जी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो ईडी उस मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही। ये साफ है कि ये खबर झूठ और गुमराह करने वाली है। बाबा साहेब के अपमान के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कहां पे है ईडी को मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी। तो मनीष सिसोदिया हो या फिर मुख्य तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ एलजी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि एलजी जो है उन्होंने मंजूरी दे दी है ईडी को कि अब आगे ये जो केस है इस पर और गहनता से चर्चा की जाए। तो बिल्कुल इस घंटे में हमने चर्चा की कि कौन सी वो अहम खबरें ली जिस पर लगातार जो है आज पूरे दिन एक तरफ सियासी संग्राम देखा जाएगा तो कई बड़े खुलासे जो है वो होंगे और यहाँ पर परीक्षाएं भी करवाई जा रही है, तो दूसरी तरफ सेना को बड़ी कामयाबी सोपोर। न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।